चलिए देखते हैं आज का आरएनए रियल न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की करने के लिए सबसे बेहतरीन पेपर माना जाता है दैनिक जागरण को। आइए आज का दैनिक जागरण का विश्लेषण किया जाए और देखते हैं पहला सवाल। पहला इस विषय पे चर्चा हो रही है कि जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार। जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार, ये एलजी बोले हैं। आपको पता है कि दिल्ली जो है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं एलजी हैं, जिनका नाम क्या है, बीके सक्सेना। आपके परीक्षा में आ सकता है क्योंकि दिल्ली अभी चर्चा में है। और जानते हैं दिल्ली की क्या कहानी है। दिल्ली की कहानी यह है कि वहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल 100-200 करोड़ के शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और वो जेल में अभी बंद हैं। लेकिन संविधान में नेताओं ने अपने लिए बड़ा शानदार व्यवस्था किया है कि अगर वो जेल में भी जाएंगे तो उनको इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप जेल में अगर गिरफ्तार हुए तो तुरंत आपको इस्तीफ़ा दे के आपको नौकरी चली जाएगी। इस्तीफ़ा दे कर के ही जाएंगे। तो इस पे पूरा दिल्ली का जो है ना अभी फंसा हुआ है कहानी, ठीक है। और जो विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है तो कोई भी विशेषज्ञ इस समस्या को सॉल्व करने में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि सबने कहा है कि नेताओं का द्वारा बनाया गया कानून ही है कि अगर जेल में भी है तो इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं। हालांकि अब तक देश के इतिहास में ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था। जितने भी मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री पे जब ईडी ने कार्रवाई किया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जाने से पहले। जो भी मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई होती है वो क्या करते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन ये केजरीवाल हैं, केजरीवाल कुर्सी कुछ ऐसे पकड़े हुए हैं, कह रहे हैं मैं इस्तीफ़ा ही नहीं दूँगा। अब इस्तीफ़ा नहीं दूँगा तो क्या होगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा अभी देश के सामने एक खड़ा हो गया है। देश के सामने बहुत ही गंभीर मुद्दा ये खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या विशेषज्ञों की राय है। यहाँ पे आप देख रहे हैं योगेंद्र नारायण, पूर्व महासचिव राज्यसभा के हैं। इन्होंने कहा कि यदि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं। इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं। हालांकि पूर्व में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं रहा जब किसी पीएम या सीएम जेल के अंदर रखकर सरकार चला रहे हो। तो सब लोग अपना तरह तरह का क्या हो रहा है इसमें राय दे रहे हैं और केजरीवाल इस्तीफ़ा दे नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक नई सी बात निकल कर के आई है और मोदी सरकार की ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बंगाल में जब्त संपत्तियों को लौटाएगा केंद्र। मतलब ये कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए का जो ईडी बंगाल में जो नेताओं का पैसा जब्त किया है, जो फर्जी पैसा, उन पैसाओं को बोल रहे हैं कि सीधे गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो एक तो नया कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि ऐसा अगर हो, ऐसा कोई योजना अगर केंद्र सरकार बनाए कि गरीबों का पैसा जो नेताओं के पास है, जो फर्जी तरीके से रखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, कपड़ा की सफाई होती है। और ये लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करके रखे रहते हैं। जब वो पैसा पकड़ाता है तो मोदी जी एक नया यहाँ पर कह दिए हैं कि केंद्र सरकार अब बंगाल में ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई 3000 करोड़ रुपया की अवैध संपत्ति, ठीक है, और राशियों को गरीबों में लौटाने की तैयारी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री ने बंगाल में नदिया जिले के कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से टेलीफोन पर इस संबंध में बातचीत किया है। तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर के आ रही है। आगे चलते हैं। महिलाओं पर ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। तेज़ गर्मी को देख करके बढ़ाया जा सकता है मतदान का समय। कुछ राज्यों में अभी ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये कहानी है कि म्यांमार सीमा जो है, म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने पर 31,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। आप जानते हैं कि म्यांमार का सीमा भारत के 4 राज्यों से लगा हुआ है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे में नागालैंड है, उसके नीचे में मणिपुर है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, मिजोरम है। ये 4 राज्यों का सीमा लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और यहाँ भारत सरकार क्या लगाने जा रही है, बाड़ लगाने जा रही है। तो इस पर खर्चा होगा कितना, तो 31,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। ये आपका अच्छा सवाल बन सकता है। कम से कम 4 राज्यों से सीमा लगता है, ये तो आपको याद कर लीजिए। और किस देश के साथ हाल ही में किस देश के साथ भारत बाड़ लगाने जा रहा है सीमा पर, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें आपका कोई काम का नहीं है। दिल्ली की सीएम की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी से भारत नाराज़। अभी देखिए अब क्या हुआ है कि बलूचिस्तानी जो फोर्स है, जो बलूचिस्तानी जो मूवमेंट के लोग हैं, जो बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, तो वहाँ जो है 5 चाइनीज़ियों और सेना को फिर उड़ा दिया है। 4 लोगों के मरने से इतना आहत हुआ कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं
और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, दोनों चीनी का जो दूतावास है, चीन का दूतावास पाकिस्तान में, वहाँ माफ़ी मांगने पहुँच गए, उसका पैर पकड़ लिए। लेकिन ये भारत सरकार है, झुकने का नाम नहीं लेते। दिल्ली की सीएम की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी से भारत नाराज़, और सीधे जर्मन दूतावास रहे या अमेरिकी दूतावास सीधे आकर के भारत सरकार कहता है, जब मेरे पास आकर के बोलो कि तुम काहे इसमें मज़ा ले रहे हो, क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो। ये भारत का रुतबा अभी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेल में रहकर भी कुर्सी का मोह नहीं, ये कोई काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। ये सब राजनीति है, इसमें कोई काम का है नहीं। हम आगे बढ़ते चलते हैं। कोई भी देखिए, बंगाल में जब्त 3000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों को लौटाना चाहता है केंद्र सरकार। ये एक बड़ी बात होगी। ऐसा बात अगर होगा तो मोदी सरकार पे और लोगों का विश्वास जो है कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि सबके पास एक बार तो सुने कि वादा किए थे कि जो विदेश में जो पैसा है वो अगर सबके खाता में आ जाए तो 16 लाख रुपया आ सकता है। लेकिन विदेश से पैसा आया नहीं, जो स्विस बैंक में रखा हुआ है, और पता चला कि स्विस बैंक में भारत का पैसा और बढ़िए गया है। तो इस कहानी में क्या है वो तो देखने की चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल एक निकल करके आ रही है बात कि पीएम ने ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों को गरीबों में लौटाने के लिए कानून खोजने की रहने की बात कही है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखते चलते हैं। अभी कोई कितना खास का खबर है नहीं। सभी पार्टियों ने भुनाए चुनावी बॉन्ड। सीतारमन, ये चुनावी बॉन्ड का भी एक घोटाला का बात निकल करके आ रहा है। सैन्य आयात पर निर्भरता शून्य करने की जरूरत, सेना प्रमुख। धीरे धीरे मोदी सरकार का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो 2014 में आया था, इसका असर डायरेक्ट दिख रहा है कि 250 से 300 जो सेना के उत्पाद, जो छोटी छोटी चीज़ें हम विदेश से मंगवाते थे, वो सारा इंडिया में बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्टिस ऋतुराज, पंकज कुमार व अजय तिर्की बने लोकपाल के सदस्य। ये आपके काम का खबर है। क्या हुआ तो देखिए, ये भी दिया है कि लोकपाल, देखिए जस्टिस ऋतुराज, पंकज कुमार व अजय तिर्की बने लोकपाल के सदस्य बने। तो विधि आयोग के पूर्व प्रमुख जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज कुमार, पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज कुमार, ठीक है, और अजय तिर्की ने बुधवार को, तो जस्टिस प्रमुख, ठीक है, विधि आयोग के पूर्व प्रमुख ऋतुराज अवस्थी, पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज कुमार और अजय तिर्की ने बुधवार को लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ लिया। लोकपाल में, लोकसभा में नहीं सॉरी, लोकपाल में सदस्य के रूप में शपथ लिया। लोकपाल के चेयरपर्सन कौन है तो एएम खानविलकर बने हैं। एएम खानविलकर, एएम खानविलकर, एएम खानविलकर, याद कर लीजिए, VVI है। अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, एएन खानविलकर हैं। ठीक है, तो कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार नई नियुक्तियां 2 न्यायिक सदस्यों पीके मोहंती व जस्टिस अभिलाषा कुमारी और 3 गैर न्यायिक सदस्यों डीके जैन, अर्चना राम सुंदरम व महेंद्र सिंह का कार्यकाल 26 मार्च को पूरा होने पर है, इसलिए ये किया गया है। तो अजय तिर्की 1987 के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। ठीक है, उसके अलावा 22वें विधि आयोग के चेयरपर्सन रहे थे, जो अभी ये आए हैं ऋतुराज, जस्टिस ऋतुराज। ठीक है, तो ये सारा का सारा बात है। आगे चलते हैं। म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने में 31,000 रुपया खर्च होगा। इसका मैंने पहले भी चर्चा किया कि पड़ोसी देश के साथ 1610 किलोमीटर का हम लोग का सीमा लगता है। 1610 किलोमीटर का सीमा लगता है। ठीक है, 1610 किलोमीटर का सीमा लगता है। और मैंने बताया आपको कि 4 अपने जो हैं 4 राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आगे देखते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जन्मा चीता हुआ 1 वर्ष। ठीक है, कल मनाई जाएगी वर्षगांठ। देखिए, यहाँ अपना देश में इतना गरीबी है कि बच्चा कोई जन्म लेता है तो किसी को बर्थडे भी पता नहीं है। ये बचवा सब देख रहे हैं अपना बर्थडे मना रहा है, चीता जो है। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से अच्छी खबर आई है। ठीक है, भारतीय जमी पर जन्मा चीता 1 वर्ष का हो गया है। कूनो पार्क प्रबंधन 29 मार्च को उनका क्या मनाएगा, बर्थडे मनाएगा। नाम्बिया से लाई गई चीता ज्वाला ने कूनो नेशनल पार्क में 4 बच्चों को जन्म दिया था। नाम्बिया से आई थी, नाम क्या था, ज्वाला। 4 बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, जिसमें 1 बचवा बच गया है सही सलामत, और उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत पर थोपे जा रहे पश्चिमी पैमाने, इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। ठीक है,
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम क्या वैश्विक सूचकांक इन दिनों चर्चा में है। इसे तैयार करने वाले संगठन ने अपनी परंपरा के अनुसार भारत को पिछड़ा दिखाया है। हैप्पीनेस इंडेक्स की 143 देशों की सूची में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 143 देशों की सूची में भारत को दिखाया गया है किस स्थान पे? 126 स्थान पे। हैप्पीनेस इंडेक्स में 143 देशों की सूची में भारत को 126 पे दिखाया गया है। ठीक है, और भारत की स्थिति निराशाजनक नज़र आ रही है इस हिसाब से। लेकिन यह भी याद रहे कि प्रसन्नता एक सापेक्षिक भाव है। आखिरकार तानाशाह शासन वाली चीन भी प्रसन्नता के मामले में 64वें स्थान पर मौजूद है। देखिए कैसे कैसे भारत को नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है। चाइना में तो तानाशाह है, यहाँ तो रोज़ नेता लोग आंदोलन करते हैं, विद्यार्थी सब आंदोलन करता है, सरकारी कोर्ट दमनात्मक कार्रवाई नहीं करता है। 24 घंटा देखते हैं न्यूज़ पर रवीश कुमार मोदी सरकार को गाली देते रहता है, कहाँ कुछ करते हैं बताइए। विपक्ष गाली देते रहता है। लेकिन चाइना में अगर एक आप विद्यार्थी हैं, अगर एक 2,000 विद्यार्थी रैली भी निकालेगा तो सरकार वहाँ गोली मारवा के मार देती है जान से। और चाइना कैसे खुश है, देखिए 64वें स्थान पे चाइना है और भारत 126 स्थान पे है। तो भारत के साथ भेदभाव हो रहा है। रैंकिंग की कायदे से पड़ताल करने से इसकी पोल खुद ही खुल जाती है। जैसे कि युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे रूस और यूक्रेन प्रसन्नता के मामले में भारत से ऊपर है। देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रूस में ऑलरेडी तानाशाही है, लेकिन वहाँ भी भारत से ज़्यादा खुशी है। यहाँ तक कि इराक और फ़लस्तीन देश भी तमाम दुश्वारियों के बावजूद भारत से ऊपर है। इराक और देखिए फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं ना, मार के अभी इजराइल उसका हालत ख़राब किया हुआ, वो भी भारत से ज़्यादा खुश है। मतलब मार के भाग रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तभी खुशी का उसके पास ठिकाना नहीं है। और भारत बहुत ज़्यादा नाखुश है दुनिया की नज़रों में। और तो और तमाम ज़रूरतों की पूर्ति में भारी किल्लत का सामना कर रहे पाकिस्तान को भी भारत से ऊपर खुशहाल बताया गया है। ऐसे में यह सूची बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। प्रसन्नता को मापना असंभव सा है। प्रसन्नता के निर्धारक व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ दार्शनिकों की दृष्टि से प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति में निहित है, तो कुछ जीवन के सार्थकता प्रदान करने में प्रसन्नता खोजते हैं। जब हम विभिन्न देशों में खुशी को मापने का प्रयास करते हैं तो यह कवायद और जटिल हो जाती है कि सांस्कृतिक विविधताएँ भी इससे ऊपर निभाती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो संभव है कि विश्व के किसी दूसरे कोने में किसी व्यक्ति को उससे प्रसन्नता न मिले। पश्चिम में जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों को खासा सराहा जाता है, वहीं पूरब में देशों में पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव को खासा महत्व दिया जाता है। भिन्न भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यों में यह सांस्कृतिक पहलू समूचे विश्व में प्रसन्नता के किसी एक मानक की स्थापना को और मुश्किल बना देता है। भारत में व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय और अन्य विविधताओं को देखते हुए इस प्रकार का सर्वे अपने उद्देश्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। यह तो वही बात हुई कि समंदर की थाह महज कुछ बूंदों से लेने की कोशिश की जाए। भारत में खुशियाँ और उसके पीछे के पहलुओं में इतनी बारीकियाँ जुड़ी हैं जिसे महज कुछ नमूनों से नहीं मापा जा सकता। इसके अतिरिक्त बेहतरी की विस्तारिता एवं आत्मपरक प्रवृत्ति, व्यक्तित्व, मिजाज एवं सामाजिक प्रतिमामान और सांस्कृतिक संबंध प्रसन्नता को शुद्ध रूप से मापने का मामला और पेचीदा बना देता है। ऐसे सर्वे तैयार करते समय अक्सर सांस्कृतिक संवेदनशीलता के पैमाने को अनदेखा किया जाता है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में प्रसन्नता और जीवन से संतुष्टि संबंधी प्रश्न सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी प्रभावित हो सकते हैं। इन बारीकियों के बिना जुटाया गया कोई भी डाटा भारतीयों को लेकर सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। हैप्पीनेस इंडेक्स और ऐसे अन्य सूचकांक कुछ और मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन यह न विस्मृत किया जाए कि वैश्विक एजेंसियां और थिंक टैंक अक्सर भारत विरोधी नैरेटिव चलाते हैं। आलोचक भारत की नकारात्मक तस्वीर चित्रित करते हैं, जिसमें भारत के प्रति पूर्वाग्रह प्रत्यय दिखाया गया। भारत के प्रति जो पूर्वाग्रह है उसी का परिणाम है कि इतना घटिया रैंक भारत को दिया जाता है। आपने तो देख ही लिया कि किन किन देशों को भारत से ज़्यादा खुशी है। पाकिस्तान भी खुश है, फ़लस्तीन भी खुश है, जिसको रहने का खाने का ठिकाना नहीं है, उसमें 20,000 आदमी मर गया हुआ है, वो भी खुश है। बताइए, सब खुश है। रूस खुश है, चाइना खुश है। अब भारत में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। भारत 126 स्थान पे है। भारत की वैश्विक छवि और नीति निर्माण के लिहाज से गहरे निहितार्थ होते हैं। इस प्रकार की विसंगतियों के पीछे एक डाटा उपलब्धता और विश्वसनीयता भी है। कई मामलों में भारत के सांख्यिकी विभाग से समय पर डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अन्य स्रोतों का रुख करना पड़ता है। इससे विसंगतियों की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही आशंका बलवती हो जाती है। प्राप्त आंकड़ों को अपने विस्मर्क के अनुसार व्याख्या किया जा सके, उसे तोड़ा मोड़ा जाता है। इसका सीधा, सरल और सटीक समाधान यही है कि डाटा नियमित अंतराल पर जारी किया जाए और इसकी समूची प्रक्रिया भी पारदर्शिता बढ़ाया जाए। एक उल्लेखनीय पहलू वैश्विक सूचकांकों पर अति निर्भरता का भी है, जिसमें अक्सर विकसित देशों के नज़रिए को ही
अधिक छापा जाता है। इससे एक जटिल दृष्टिकोण की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत जैसे देशों को उपलब्धियों के प्रति न तो वैसी समझ रही या न ही उसी सराहना। चूँकि विकासशील देशों के स्तर पर ऐसे किसी वैकल्पिक सूचकांक का अभाव है, तो इस मोर्चे पर असंतुलन की खाई इस प्रकार बनाई जाती है। ऐसे में विकसित देशों में नैरेटिव की काट के लिए ज़रूरी है कि भारत और अन्य विकासशील देशों में अपने सूचकांक और रेटिंग प्रणाली विकसित करे। भारत को अपना सूचकांक और प्रणाली विकसित करना चाहिए, ठीक है। उसमें स्थानीय वास्तविकता और प्राथमिकताएं झलकनी चाहिए जो प्रभावी वैश्विक विमर्श का मुकाबला कर सके। जहाँ तक खुशी की बात है, इसके संदर्भ में हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा, ठीक है। स्पष्ट है कि प्रसन्नता एक बहुत ही सापेक्षिक मुद्दा है। प्रसन्नता को लेकर पश्चिम और भारत के दृष्टिकोण अलग है, जिसमें भौतिकता और सांस्कृतिक पक्ष जैसे पहलुओं का अंतर है। चूँकि वैश्विक सूचकांक का मुख्य रूप से व्यक्तिगत बेहतरी और आर्थिक पहलुओं का संज्ञान लेते हैं, इससे वे भारतीय प्रसन्नता को निर्धारित करने वाले सामुदायिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों पर गौर नहीं कर पाते, जिसमें खासी गहराई होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि भारत प्रसन्नता को मापने की समग्रता से परिपूर्ण अपना एक ढांचा विकसित करे, जिससे विविधतापूर्ण दार्शनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य का समावेश हो। ऐसे करके भारत वैश्विक विमर्श में व्यापक रूप से समृद्ध विमर्श प्रस्तुत करने के सक्षम हो सकेगा, जिसमें उसके समाज के अनूठे तानापन के साथ उसकी ज्ञानवानी एवं दार्शनिक विरासत की छाप नज़र आएगी। तो इसने आपने बहुत सारा चीज़ देखा। ये आप लोग को भी लगता होगा कि भारत की स्थिति ऐसी है नहीं। सेमीकंडक्टर का हब बनने की राह, भारत सरकार जो है सेमीकंडक्टर का हब बनने की राह पर है। इसमें क्या है कि गत दिनों प्रधानमंत्री ने 3 सेमीकंडक्टर शिलान्यास के, इसमें 2 प्लांट गुजरात के सानंद और धोलेरा में खोले जाएंगे, वहीं 1 प्लांट असम के मोरीगांव में खोला जाएगा। तो काफ़ी VVI खबर है, आपके परीक्षा में आ सकता है कि सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर जो होता है, इसमें भारत में 2-3 प्लांट खुल रहे हैं। 2 गुजरात में, 1 सानंद में, 1 धोलेरा में और 1 प्लांट असम के मोरीगांव में खुल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ओछी राजनीति ये सब छोड़ते चलते हैं। आर्थिक महाशक्ति, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टैनली जो है विकास दर भारत का 6.5 से बढ़कर 6.8 लगाया है, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। पहली छमाही में 7.50 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि 2024-25 में 7.5 लाख करोड़ का रुपये जुटाने की योजना सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने बढ़ाई आर्थिकी की रफ्तार। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था तेज़ रफ्तार पकड़ रही है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का योगदान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मौजूदा समय में औसत वास्तविक GDP का 8.1% तक पहुंच गया है। तो उत्तर प्रदेश देखिए और महाराष्ट्र जो है भारत के GDP में बहुत ही अच्छी खासी भूमिका निभाने का काम करता है। कुछ और सुधार लागू अगर होगा तो भारत 9% का रफ्तार पकड़ लेगा, ठीक है। अगले 5 वर्ष साल में कुछ और सुधार अगर हुआ तो आर्थिक वृद्धि में भारत जो है 16वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन अरविंद पनगड़िया ने कहा कि भारत जो है 9% जो है अपना जो है रफ्तार पकड़ सकता है GDP में। आगे देखते हैं। भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई से मुरीद हुए बाइडन। आजकल आप कल देख रहे हैं कि भारत का जो नेवी है उसके कमाल जो हैं देख करके पूरा दुनिया भारत का दीवाना हो चुका है। तो ये क्या है तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्दी मोड़ में फ्रांसिस एस्कॉट की पुल से टकराने वाले मालवाहक डाली के 22 सदस्य भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई की सराहना। कहा कि चालक के सदस्य की सूचना से बड़ी जानहानि टल गई, ठीक है। इन्होंने कहा कि मालवाहक बाल्दी मोड़ में फ्रांसिस एस्कॉट की पुल से टकराने वाले मालवाहक जहाज़ डाली के 22 सदस्य भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई से खुश है। ये हुआ क्या कहानी, तो कहानी ऐसा है कि मंगलवार को लापता 6 मजदूरों को बुधवार को मृत घोषित मान लिया गया। हुआ क्या कहानी देखिए, तो बाल्दी मोड़ में मंगलवार तड़के सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज़ डाली के टकराने से ऐतिहासिक 2.6 किलोमीटर लंबा पुल टूट गया। हादसे में पहले चालक दल के सदस्यों ने स्थानीय अधिकारियों को जहाज़ में बिजली से जुड़ी समस्याएं बताते हुए मदद की गुहार लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चालक दल के सदस्यों ने हादसे से पहले मैरीलैंड परिवहन विभाग को जहाज़ से नियंत्रण खोने की सूचना दी। सूचना के 90 सेकंड बाद ही पुलिस अधिकारियों ने
पुल पर आवाजाही रोक दी और कई जानें बचा ली। उन्होंने जल्द ही बाल्दी मोड़ का दौरा करने की भी बात कही। उधर अमेरिका तटरक्षक रियर एडमिरल शैनन गिलेरथ ने कहा कि हादसे को काफ़ी समय बीत चुका है। ठंडे पानी में लापता 6 लोगों को जीवित रहने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में 18 घंटे के बाद लापता लोगों को मृत मान करके खोज और बचाव अभियान बंद किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त जहाज डाली का प्रबंधन करने वाले कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप ने बताया कि हादसे में चालक दल का एक सदस्य मामूली रूप से घायल हो गया था। तो ये कहानी है। जून में जहाज़ डाली की मिल रही थी खाई में। तो क्या कहानी क्या है देखिए, पुल से टकराने वाली जहाज़ डाली का जून में चिली के बंदरगाह पर निरीक्षण किया गया था। तो ये चिली के बंदरगाह पर जो है डाली जो है एक जहाज़ है जो टकरा गया था। 6 लोगों को मौत हो गई थी। उसमें भारत का जो अभियान है उसका सराहना किया गया है। भारत के साथ सैनिक वापसी समझौता नहीं। भारत के साथ सैनिक वापसी समझौता नहीं। मालदीव जान रहे, मालदीव भारतीय के 88 सैनिक बस मालदीव में चले गए हैं। वो भी मालदीव के लोगों को जो बकलोली दिमाग में उसको सीधा करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन वो भारतीय सैनिकों को हटा करके लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार लेगा और चाइना के गोदी में कूद के बैठ गया है। उसका स्थिति तो कुत्ता बिलाई से भी ख़राब होगा मालदीव का, ठीक है। तो वही कह रहा है जो सैनिक को नहीं रहने देंगे, भारतीयों को जाना ही होगा। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके मारे गए। सीमा पर पारंपरिक सैन्य तैनाती के बाद ही चीन से सामान्य होंगे रिश्ते, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि चीन से स्थिति तभी ठीक होगा जब जो है सीमा पर स्थिति सामान्य होगा। टाइटैनिक में रोज को बचाने वाला दरवाज़ा 5.99 करोड़ रुपये में नीलाम। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की तैयारी चल रही है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की तैयारी चल रही है। यही बलूच विद्रोही हैं। बलूच विद्रोही जो हैं पाकिस्तानियों का हालत ख़राब किए हुए हैं मार मार के। तो कह रहे हैं पाकिस्तान बोला जो 5-6 को मारे हैं, बोला कि नहीं 30 को मारे हैं। हैदराबाद में मुंबई का मान मर्दन। देखिए हैदराबाद कल जो है कुछ ज़्यादा ही हैदराबाद एकदम पागले हो गया है। और अभिषेक भारद्वाज आपको ये डिस्कस करा रहा है। अभिषेक शर्मा तो कल 16 ही गेंद में 68 शतक मार दिया और 18 गेंद में हेनरी क्लासेन मार दिया। हेनरी क्लासेन 18 गेंद में 50 जड़ दिया, 80 रन की पारी। देखिए पागलों की तरह खेला गया है कल का मैच। मतलब पूरे IPL का इतिहास टूट गया है, ठीक है। इतना रन IPL में कभी बना ही नहीं था, ना इतना सिक्सर लगा था, ठीक है। रिकॉर्ड टूट गया है IPL में कल। इसमें आप देखिए सबसे महंगा गेंदबाज जो है IPL में वो 2024 में हो गए हैं हैदराबाद के, ठीक है। हैदराबाद में सबसे महंगा क्वेन मफाखा 66 रन दे दिए हैं 4 ओवर में। 4 ओवर में कितना रन पिटाए हैं? 66 रन पिटाए हैं। 1 ओवर में 16 रन से ज़्यादा पिटाने का नाम इनके नाम रिकॉर्ड हो गया है, कल के मैच में हुआ है, ठीक है। फिर हैदराबाद जो है IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, 277 रन हैदराबाद बना दिया है। पुरुष T20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर जो है अभी 314 रन है, वो नेपाल और मंगोलिया के बीच बना है। 2030 में नेपाल और मंगोलिया के बीच 314 रन। लेकिन IPL के इतिहास का बात करें तो 277 रन इससे पहले नहीं बना था IPL में, ये रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है कल का मैच जो है मुंबई हार गया है और कल अभिषेक शर्मा छा गए हैं। एक ऐसे बल्लेबाज का अवतार जन्म लिया है जिनको देख करके मतलब पूरा IPL का जो है लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कि मतलब ये नया अवतार है, भारत में कुछ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं। अब लगभग कोई आपके काम का खबर नहीं है, तो आज यहीं रहने देते। इतना ही ज़रूरी चीज़ इसमें था, इसको आप लोग ज़रूर सुनिए ध्यान से, ठीक है। बहुत फ़ायदे का चीज़ है।